मित्रों, 26 जनवरी और सरस्वती पूजा के दिन की सुबह सुबह मैं उपस्थित हूँ चंबल संग्रहालय में। मेरे ठीक पीछे में एक तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत धुंधली सी है। ये बाबर की तस्वीर है जो इस संग्रहालय में हमें मिली। संग्रहालय के व्यवस्थापक कर्णधार कृष्णा पोरवाल जी हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। वो इस म्यूज़ियम के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये उत्तर भारत के प्रमुख प्राइवेट कलेक्शंस में हैं। देखिए सर, संग्रहालय मेरी नस नस में व्याप्त है। जब मैं 5th में पढ़ता था तो मुझे याद है कि मेरी माँ बहुत धार्मिक थी और धार्मिक होने के साथ साथ वो तुलसीदास की अपार भक्त थी। इतनी भक्त थी कि तुलसीदास का कहीं से भी कोई प्रसंग उठा लें, उसके जो 8 ग्रंथ हैं, उन 8 ग्रंथों में से कहीं भी कोई बात आप उठा लें, वो घंटों धारा प्रवाह बोलती थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, तो वो हमें मार मार के रामायण पढ़वाती थी, सस्वर पढ़वाती थी। और पढ़वाने के साथ साथ क्या था, अर्थ भी पढ़ना है। जब तक रामायण नहीं पढ़ेंगे आपको पानी पीने का भी हक नहीं है। हाँ, तभी आप पानी पिएंगे जब रामायण पढ़ के उठेंगे। न चाय पिएंगे, चाय तो बहुत दूर की बात है। तो बचपन से ही पढ़ने का एक अजीब व गरीब शौक़ ऐसा लगा कि मैं पढ़ता था तो रात में, और उस समय लाइट नहीं होती थी, डब्बी की रोशनी में पढ़ता था। तो हाई स्कूल तक आते आते शायद ही कोई ऐसा राइटर बचा हो जिसको मैंने पढ़ा ना हो, चाहे वो यशपाल रहे हों, चाहे उस ज़माने के खत्री जी रहे हों, देवकी नंदन खत्री, इनके भूतनाथ और वो सब थे। तो कलेक्शन तो वहीं से शुरू हो जाता है। और 26 स्कूलों में पढ़ा हूँ मैं ओवरऑल, राजस्थान में, यूपी में, एमपी में। कुल मिलाकर के मेरी जो पढ़ाई है वो 26 स्कूलों में हुई। और उस दौर में क्या हुआ था कि जगह जगह का घाट घाट का पानी किया, तो जगह जगह घाट घाट से जो पानी पीते थे, जगह जगह की चीज़ें वो सब मिलती रहती थी। और उन सब का कलेक्शन एक एक करके धीरे धीरे, जहाँ भी, चूँकि मेरा कोई परमानेंट घर नहीं था, गांव था, तो गांव से लिंक छूट गया 5th के बाद। इस तरीके से परिवार जमींदार था हमारा भी। जमींदार परिवार होने की वजह से क्या था कि चीज़ें घर में भी बहुत सारी थी। बाद में जब ज़मींदारी धीरे धीरे ख़त्म हुई तो फिर चीज़ें जो है बदली, लोग नौकरी में निकल गए, तो वो घाट घाट का पानी पीते पीते अक्ल बढ़ती रही। अक्ल जब बढ़ती रही तो अक्ल बढ़ने के साथ साथ चीज़ों को सहेजने का ये सिस्टम शुरू से ही बनता चला गया। अंत में आकर के जब चीज़ें अपने बहुत विस्तार में हुई तो मैंने 2018 में स्थापना की संग्रहालय, चंबल संग्रहालय म्यूज़ियम न्यास की। और ये संग्रहालय आप देख रहे हैं, आपके सामने है, आपने नीचे भी देखा, ये मेरी वर्कशॉप है। यहाँ मैं काम करता हूँ बैठ के। और इस वर्कशॉप में जो कुछ भी है आप देखते हैं, समझते हैं। ये करीब 350 फोटोग्राफ्स हैं, प्रिंट है। ये 15वीं शताब्दी से शुरू होकर 19वीं शताब्दी के सैकड़ों नक्शे, प्रिंट, पर्शियन प्रिंट, इंडियन प्रिंट, और ऑल ओवर वर्ल्ड से जो किताबें, चीज़ें जो मिलती गई, धीरे धीरे इकट्ठी होती गई। सबसे पुरानी किताब सन 1620 की है। अच्छा, वो कौन सी है? हाँ, वो एक्चुअली में किताब जो है वाइजर्स जो यहाँ इंडिया में आते थे उस ज़माने में, यानी कि आप समझिए कि फाइहान और इन सब के बाद एक बड़ा नाम आता है रॉबर्ट कुक, कैप्टन कुक। उससे पहले जो वाइजर्स आते थे जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, वो वाइजर्स की किताबें उस ज़माने की जर्मन में प्रिंट होती थी। इंडिया में प्रिंटिंग थी नहीं, दुनिया में कहीं प्रिंटिंग थी नहीं। एनग्रेविंग या फिर जो है एनग्रेविंग्स के अलावा लिथोग्राफी कॉमन थी। और पहले पत्थर पे हुई, पहले लकड़ी पे एनग्रेविंग होती थी, फिर पत्थर आया, पत्थर के बाद फिर लोहा आया, लोहा के बाद स्टील आई, स्टील के बाद तांबा आया, स्टील तो बहुत बाद में आई। आज स्टील प्रिंटिंग है, स्टील प्लेट पे सारी प्रिंटिंग होती है। उस ज़माने की प्रिंटिंग लकड़ी से शुरू होकर के और आज स्टील तक ही आई है। इसमें 500 साल का पीरियड है। और उससे पहले की भोजपत्र पे लिखी हुई किताबें हैं, कागज़ था ही नहीं। तो वो सब किताबें बल्क में इस संग्रहालय में मौजूद है। वो 11 सीरीज है, 11 लोगों की। तो वो सब उस समय इंडिया को ईस्ट इंडीज़ कहते थे, कलकत्ता को ईस्ट इंडीज़ में ही वो
इंक्लूड करते थे। अच्छा तो इस देश का नाम उनके दृष्टिकोण से ईस्ट इंडीज हुआ करता था। किताबों का तो ये हुआ। अब आ जाइए कि घर में जो सामान थे, घड़ियाँ, घड़ियाल, दुनिया के जो कुछ भी थे, वो सब मैं इकट्ठा करता रहा और जहाँ जैसा मिलता था वहाँ रखता गया। और अंत में जब मैं इटावा आके सेटल हुआ तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके संग्रहालय में आती चली गई और एक जगह हमने उनको सेटल किया। अब 40 साल से मैं यहीं रह रहा हूँ, पिछले 40 साल से। तो उस 40 साल में वो चीज़ें सुरक्षित रही। मैं बाइंडिंग खुद करता रहा, फ्रेम मैंने खुद बनाए, उनके सारी चीज़ों को रख रखाव का पूरा इंतज़ाम किया। मेरे डॉक्टर जो है, फैमिली डॉक्टर, उनका कहना ये है, पुरवाल साहब हम तो आदमियों के डॉक्टर हैं, आप किताबों के डॉक्टर हैं। वाह, सही। आप किताबों के डॉक्टर, और किताबों के डॉक्टर होने के नाते आप जो किताबों के बारे में जितना कर लेते हैं शायद ही दुनिया में कोई कर पाएगा। अच्छा, ये म्यूजियम आपके पास किस किस तरह के संग्रह हैं? इसमें ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। मेरे 2 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा प्रिय है। एक तो है फिलॉसफी और दूसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। अच्छा। संग्रहालय के निर्माण के पीछे एक सीधा सीधा गणित है कि मैं जानता हूँ कि सांस्कृतिक क्रांति के बिना कोई भी राजनीतिक क्रांति संभव नहीं है। और सांस्कृतिक क्रांति के लिए ये जो संग्रहालय है, उसी के अपने दिमाग में वही व्यू रखते हुए मैंने संग्रहालय का निर्माण किया, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसर्चर्स को, स्टूडेंट्स को, जिनको भी जो कुछ है, यहाँ आते भी हैं, बहुत रिसर्चर आते हैं। और मेरा सब्जेक्ट जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, हिस्ट्री और वो फिलोसॉफी, तो ये जो चीज़ें हैं इसका फ़ायदा हम अपने रिसर्चर को भी देते हैं। क्योंकि फ़िलोसॉफिकल अगर आप एस्पेक्ट हटा दें तो इस दुनिया में कुछ आप समझ ही नहीं सकते। हर चीज़ को समझने के लिए फ़िलासफ़ी इज़ द मस्ट। अभी पोरवाल जी से उनके संग्रहालय की विविधता और विस्तृतता के बारे में सुन रहे थे। और किसी भी म्यूज़ियम को घंटों में भी बातचीत करके बांधना बहुत मुश्किल है। रिसर्चर्स यहाँ आते हैं। और आखिरी बात हम ख़त्म करना चाहेंगे पोरवाल जी कि ये जो विवाद चल रहा है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, तो तथ्यों के आधार पे, साक्ष्यों के आधार पे इस संग्रहालय में ऐसा क्या है इसके आप आधार पर यह कह सकें कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये आधारहीन है? देखिए, जहाँ तक सवाल है रामायण और उससे जुड़े तथ्यों का, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये रामायण का नाम रामायण ही है। तुलसीदास ने इसको रामायण करके लिखा है, ना कि रामचरितमानस। ये रामचरितमानस है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि जब हमारे पास हस्तलिखित रामायण है वो सन 1768 की है। अच्छा। हस्तलिखित रामायण है और उस पर मोहर लगी हुई है फारसी में। अच्छा। छपड़े की भी मोहर है और वैसी भी मोहर है जो काली लगती थी उस ज़माने में। उस ज़माने में काली मोहर ही लगाई जाती थी। जितने आप सरकारी दस्तावेज देखेंगे 100-200 साल पुराने, उन सब में आपको केवल वो काली मोहर लगेगी। और कई कोण की होती थी, कई अष्टकोण है, कई 6 ऑक्टागोनल है, इस तरीके से वो होती थी। तो जब मैं रामायण मुझे हस्तलिखित प्राप्त हुई, मेरे पास 80 रामायण है। अच्छा। ओवरऑल मेरे पास देखिए एक रामायण वो भी रखी है, लाल कपड़े में बंधी हुई दिख रही है आपको, वो रखी है, दिख रही है। और जो हिंदुस्तान के प्रेस जब यहाँ पे डेवलप हुआ तो प्रेस में जो पहली रामायण छपी वो था वेंकटेश्वर प्रेस, जैसे मुंबई छापाखाना बोलते थे, स्टीम प्रेस था। उससे छपी हुई 1868 से लेकर के 1898 तक की सारी रामायणें यहाँ मौजूद हैं। अच्छा। सारे वेद हैं, सारी संहिताएँ हैं, और ये सब 100-200 साल पुराने ग्रंथ हैं। तो वो ये जो चौपाई वाला जो है वो, तो चौपाई वाला मामला ये है कि तुलसीदास ने जो चौपाई लिखी है सुंदरकांड में, ये आखिरी दृष्टांत है जब वो समुद्र पार करना चाहते हैं और समुद्र उनको वो कोई जगह नहीं देता है। तो वो आखिरी है उसका कि बोले ढोल जब तक ताड़ना नहीं होती है तब तक जो है कोई आदमी सुनता नहीं है। तो बिना न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयविन होए न प्रीत। उसी दौर में ये चौपाई भी है कि ढोल गंवार नीच अरु नारी। इस रामायण में नीच शब्द दिया है। नीच कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, XYZ कोई भी हो सकता है, लेकिन वर्ण अलग चीज़ है। तो जो 4 वर्ण की व्यवस्था है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और ये शूद्र,
तो शूद्र जो है लास्ट वर्ण है, उसमें शूद्र शब्द नहीं है, जिसको लेके तुलसी साथ के साथ खिलवाड़ किया गया है। इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है कि इसको लेकर के तुलसीदास को जितना प्रताड़ित आज भी किया जा रहा है वो इतिहास में कहीं ढूंढे नहीं मिलेगा। मित्रों, आपने सुना कि ढोल गंवार नीच और नारी तुलसीदास जी ने ये लिखा है, और उसका लोगों ने किस तरीके से उसमें जोड़ दिया, घटा दिया। रामायण तुलसीदास जी ने लिखी, बाद में वो रामचरितमानस हो गई। ये मानस मर्मज्ञों के का विषय है, लेकिन हम इस म्यूजियम के माध्यम से, किशन पोरवाल जी के माध्यम से, सदीनामा अखबार के माध्यम से ये चाहेंगे कि लोग अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी करें, उसको शेयर करें, और सिर्फ सुनने के आधार पर कोई भी चीज़ तय न करें। संग्रहालयों में जाएं, अपने बच्चों को ले जाएं। यही एक चीज़ है जिससे हम लोग बच सकते हैं। और आपको मैं ये लाइनों का फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ, आप देख पाएंगे। ऐसे कर लीजिए, ढोल गंवार। हाँ, तो आपने ये देखा, और इसका चित्र भी हम आपको मुहैया कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सुनने वालों को, देखने वालों को। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हम खड़े हैं जिला आगरा की तहसील बाह में। आज की तारीख में अगर चुनाव की बात करें तो सबसे महंगा चुनाव है प्रधान का। और प्रधान ही वो पहली सीढ़ी है जो हमारे लोकतंत्र की सीढ़ी है। कभी पंच परमेश्वर जैसी कहानी प्रेमचंद लिखा करते थे, और गांव-गांव में पंच परमेश्वर थे। आज की तारीख में जब से राजीव गांधी जी ने प्रधान के हाथ में आर्थिक सत्ताएं दी हैं, आर्थिक अधिकार दिए हैं, तब से प्रधान का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है। और पहले प्रधान जी हुआ करते थे, आज प्रधान हैं। तो ऐसे ही एक लोकतंत्र के संघर्ष की कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस लोकतंत्र की जीत कहेंगे कि किस तरीके से चुनाव के बाद भी लोगों को चुनाव में तमाम तरह की कानूनी बाधाएं आती हैं, और किस तरीके से एक लोकतंत्र की जीत हुई प्रधान के चुनाव में। हम इस पर आप सबसे बात करते हैं। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।